अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हमने देखना है स्नेल्स क्लिनिकल न्यूरो एनाटमी चैप्टर 4 के क्लिनिकल्स पार्ट 2। और सबसे पहले टेबीज डोर्सालिस, जिसका मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि इट्स रियली इंपॉर्टेंट। टेबीज डोर्सालिस लैटिन वर्ड है। टेबीज मीन्स लॉस या वीकनेस एंड डोर्सालिस मीन्स डॉर्सल या पोस्टीरियर। तो ये जो स्पेसिफिक कंडीशन है, इसके अंदर हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड का डॉर्सल सेगमेंट या पोस्टीरियर पार्ट है वो अफेक्ट हो रहा होता है एंड इट अकर्स इन सिफिलिस। सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है विच इज़ ड्यू टू अ बैक्टीरियम नोन एज ट्रैपोनीमा पैलिडम। और ये जो बैक्टीरियम होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। ये बैक्टीरियम जो है सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन करता है पोस्टीरियर रूट के फाइबर्स की एंड बहुत सिलेक्टिव है, इसलिए लोअर थोरेसिक एंड लंबोसेक्रल रीजन के अंदर करता है। और यही रीज़न है कि हमारे पास जो साइंस एंड सिम्टम्स अपेयर होते हैं वो लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक एंड लोअर लिम्स के अंदर अपेयर होते हैं। इस डायग्राम में जो ऑरेंज कलर से सेगमेंट शो किया हुआ है हमारी बॉडी का, वो वाला सेगमेंट जो है वो अफेक्ट हो रहा है। जो पोस्टीरियर रूट है वो हमारी सेंसेशंस के साथ रिलेटेड है। सेंसेशन सारी वहीं से आ रही होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड में वहीं सेंटर करती हैं, इसलिए इसके अंदर लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाती हैं एंड मोर स्पेसिफिकली इन द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक एंड द लोअर लिम्स। अब इसके जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं उनको याद करने के लिए हमारे पास ये लाइन है, ट्रबल ट्रैवलर वॉकिंग ऑन अ डार्क रोड। बट पहले हम साइंस एंड सिम्टम्स को देख लेते हैं एंड देन उसके बाद उसको याद करने को। सबसे पहले स्टैबिंग पेन इन द लोअर लिम्स। स्टैब करना कहते हैं अगर आप किसी को चाकू मार देते हैं तो वो स्टैब करना है। लोअर लिम्स में स्टैबिंग पेन का मतलब है सडन पेन, बहुत ज़्यादा अचानक से पेन हो रही है, दैट स्टैबिंग पेन। इसके अलावा पेरेस्थीजिया, पेरेस्थीजिया पिन्स एंड नीडल्स लाइक सिचुएशन, जैसे सुइयाँ चुभ रही होती हैं तो हमारे पास पेरेस्थीजिया और नमनेस होगी इन द लोअर लिम्स। इसके अलावा हमारी स्किन हाइपर सेंसिटिव हो जाएगी टू टच, हीट एंड कोल्ड। इसके अलावा हमारे पास लॉस ऑफ सेंसेशन होगी इन द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक एंड ऑल्सो इन द लोअर लिम्स, लॉस ऑफ बैरियर फुलनेस अवेयरनेस। इसके अलावा हम अपने पोस्चर को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे और यही रीज़न है कि हमारी गेट भी डिस्टर्ब होगी। उसका रीज़न ये कि इन सारी चीज़ों के लिए ना हमारे पास मसल्स के अंदर दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, मसल स्पिंडल एंड गोल्जी टेंडन ऑर्गन। इनके एफरेंट फाइबर्स आ रहे होते हैं वाया द पोस्टीरियर रूट, वहाँ से एंटर करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं एंड देन एंटीरियर मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफरेंट फाइबर जा रहे होते हैं, वह गैमा मोटर न्यूरॉन, और वो मसल की टोन और इस सब को रेगुलेट कर रहे होते हैं। और हमें जो प्रॉपर रिसेप्शन है वो भी इन्हीं मसल स्पिंडल और गोल्जी टेंडन ऑर्गन के थ्रू ही पता लग रही होती है कि हमारी बॉडी का ये वाला पार्ट इस टाइम कहाँ पे प्रेजेंट है। अब रिफ्लेक्स आर्क में ना जब भी किसी एक पॉइंट पे डैमेज आता है तो वो पूरा पाथवे अफेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्स आर्क के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले रिसेप्टर, देन एफरेंट पाथवे, एफरेंट फाइबर जो कि एंटर करते हैं इनटू स्पाइनल कॉर्ड एंड वहाँ से मोटर न्यूरॉन एंड देन इफरेंट फाइबर जो कि फिर लीव कर रहा होता है एंड मसल पे जाके वहाँ पे डिजायर्ड एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। अब टेबीज डोर्सालिस में जो हमारे पोस्टीरियर रूट के फाइबर्स हैं वो तो अफेक्ट हो गए हैं, उनके अफेक्ट होने की वजह से पूरा आर्क डिस्टर्ब है। इस वजह से हम पोस्चर को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, पैसिव मूवमेंट्स ऑफ द लिम्स नहीं करा सकते, स्पेशली द लेग्स। इसी तरह दूसरी सेंसेशंस के साथ, जैसे सुपरफिशियल सेंसेशंस थी टच, हीट, कोल्ड, वो गई, इसी तरह डीप सेंसेशन का भी लॉस हो जाता है। मसल को या अकीलेस टेंडन को कंप्रेस करने पे सारी सेंसेशन हमारी ख़त्म हो गई है। इसके अलावा पैची लॉस ऑफ सेंसेशन और एनी स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द बॉडी में, साइड ऑफ द नोज पे, मीडियल बॉर्डर ऑफ द फोरआर्म, लैटरल बॉर्डर ऑफ द लेग, thoracic wall between the nipples, L for leg, L for lateral, तो legs का lateral border है, forearm का medial border है, thoracic wall between the nipples and side of the nose, यहाँ पे हमारे पास पैची लॉस हो रहा है। इसके अलावा एटेक्सिया होगा क्योंकि ऑफ कोर्स प्रोप्रियोसेप्शन नहीं है तो हम मूवमेंट भी नहीं करवा सकते एंड ये स्पेशली वर्सन हो जाता है जब हमारी आइज़ क्लोज होती हैं, क्योंकि जब आइज़ ओपन है देन वी कैन सी ना कि ये वाला पार्ट हमारे लोअर लिम्ब कहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन अगर आइज़ क्लोज है फिर तो हमें बिल्कुल ही पता नहीं चलता कि हमारा पाँव अभी ज़मीन पे है कि हवा में है, तो इस वजह से एटेक्सिया हो जाता है। हाइपोटोनिया हो जाता है अगेन क्योंकि टोन मेंटेन करने के लिए गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स और मसल स्पिंडल वहाँ से एफरेंट फाइबर जा रहे थे, स्पाइनल कॉर्ड में देन इफरेंट आ रहे थे जिन्होंने टोन को रेगुलेट करना था। अब पोस्टीरियर वाले डैमेज हो गए, रेगुलेट नहीं कर सकते, रिफ्लेक्स आर्क खत्म, एक्शन खत्म, टोन खत्म, हाइपोटोनिया हो जाएगा। इसी तरह से टेंडन रिफ्लेक्सेस खत्म क्योंकि अगेन रिफ्लेक्स आर्क डैमेज हो गई, किसी भी एक पॉइंट पर डैमेज आता है ना पूरा एक्शन खत्म। इस तरह से हमारे टेंडन रिफ्लेक्सेस भी खत्म हो जाएंगे, नी एंड एंकल जग्स खत्म। जो हमारे पास स्पेसिफिक लाइन थी, ट्रबल ट्रैवलर वॉकिंग ऑन अ डार्क रोड, हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक ट्रैवलर है, रात के वक्त वो अकेले रोड पे ट्रैवल करके जा रहे हैं, तो ऐसी सुनसान जगह पे कोई आके उसको स्टैब भी कर सकता है, तो वी हैव स्टैबिंग पेन इन द लोअर लिम्स। इसके अलावा रात का वक्त है, उसको नज़र नहीं आ रहा होगा, उसका पाँव किसी भी चीज़ पे पड़ सकता है, पेन्स पे, नीडल्स पे, किसी भी चीज़ पे, तो पैरेस्थीसिया होगी। इसके अलावा रात का वक्त है, वो डरा हुआ भी होगा, कोई उसको पत्ता भी टच करेगा वो डर जाएगा, देयर विल बी हाइपर सेंसिटिविटी टू ऑफ द स्किन टू टच, हीट एंड कोल्ड। इसके अलावा इस सुनसान जगह पे कोई उसको लूट भी सकता है, तो लॉस भी होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन होंगी, सुपरफिशियल भी, डीप भी, ब्लैडर फुलनेस अवेयरनेस ख़त्म,
पोस्चर, पैसिव मूवमेंट का लॉस हो जाएगा जिसकी वजह से एटेक्सिया होगा एंड टोन ऑब्वियसली चली जाएगी, टेंडन रिफ्लेक्सेस ख़त्म एंड पैची लॉस ऑफ पेन सेंसेशन इन द स्पेसिफिक एरियाज जो हमने पहले भी देखा, साइड ऑफ द नोज, lateral border of the leg, L for lateral, medial border of the forearm and thoracic wall between the nipples। ये टेबिस डोर्सालिस है जो इंपॉर्टेंट है। इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है मसल एक्टिविटी से रिलेटेड, वो जस्ट जनरल कॉन्सेप्ट के लिए कि आपको पता होना चाहिए। मसल एक्टिविटी में सबसे पहले डिस्कस किया है मसल टोन को। इवन एट रेस्ट हमारे जो मसल्स हैं वो थोड़े से पार्शली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होते हैं, दिस इज सिंपली मसल टोन। अगर मसल टोन ना होती तो मसल बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट फ्लैबी लटके हुए होते बिल्कुल। अब मसल टोन की वजह से वो थोड़ी अपनी प्रॉपर शेप और प्रॉपर कॉन्टूर उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। अब इस मसल टोन के लिए क्या चीज़ इसको मेंटेन करी होती है? इसको मेंटेन कर रहा होता है हमारा मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क। मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क आपको पता है कि हमारे पास रिफ्लेक्स आर्क के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। एक रिसेप्टर होता है, वहाँ से एफरेंट पाथवे, एफरेंट फाइबर्स जाते हैं इन द स्पाइनल कॉर्ड, देन वहाँ से इफरेंट्स आते हैं एंड वो हमारा जो मसल होता है उस पर एक्ट करते हैं, विच इज़ इफेक्टर ऑर्गन, और हमारे पास रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। इसको मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क कहा हुआ है। मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क वो होता है जिसमें हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन या रिसेप्टर से आने वाला जो एफरेंट फाइबर है वो डायरेक्टली साइनैप्स करता है विद द मोटर न्यूरॉन और वहाँ से इफरेंट फाइबर अराइज हो जाता है। पॉलीसाइनेप्टिक ये होता है कि जो हमारा एफरेंट था उसने आके पहले साइनैप्स किया विद इंटर न्यूरॉन, देन इंटर न्यूरॉन ने साइनैप्स किया विद मोटर न्यूरॉन और वहाँ से इफरेंट पाथवे निकला। अब इस केस में कोई इंटर न्यूरॉन पीछे प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ये हमारा मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क है। टोन को मेंटेन करने के लिए मसल स्पिंडल है। मसल स्पिंडल आर द रिसेप्टर्स एंड दे आर सेंसिटिव टू स्ट्रेच। जब भी मसल ने स्ट्रेच करना है ना, इन्होंने स्टिमुलेट हो जाना है, इन्होंने अपने फाइबर्स भेज देने हैं एफरेंट इम्पल्सेस टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। एफरेंट न्यूरॉन जाएंगे, दे विल एंटर बाय द पोस्टीरियर रूट, साइनैप्स करते हैं विद द लोअर मोटर न्यूरॉन। जो स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरॉन्स हैं दे आर लोअर मोटर न्यूरॉन्स, एंटीरियर रे कॉलम में प्रेजेंट है। वहाँ से इफरेंट फाइबर्स अराइज होंगे एंटीरियर रूट के थ्रू, एंटीरियर पोस्टीरियर रूट मिलकर बना देंगे स्पाइनल नर्व इन द इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, और वहाँ से हमारे पास बाहर नर्व अराइज कर जाएगी जो कि जाके फिर हमारे मसल फाइबर को सप्लाई करेगी। एज यू कैन सी हेयर, इस केस में जो हमारा स्टिमुलस है स्ट्रेच है। अब मसल स्पिंडल के अलावा ना हमारे पास गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो मसल स्पिंडल है ना, जैसे स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच इज द स्टिमुलस फॉर मसल स्पिंडल इस सेम पाथवे के थ्रू एक्टिवेट होगा एंड वो टोन को इंक्रीज़ करेगा, सो वो एक्साइटेटरी है फॉर इंक्रीजिंग द टोन। इसी तरह गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स होते हैं। गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स इसका ऑपोजिट काम कर रहे होते हैं, उन्होंने टोन को कम करना होता है, दे डिक्रीज द टोन। अब आगे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास जब मसल टोन लॉस हो जाती है तो हमारे जो मसल्स हैं वो सॉफ्ट और फ्लैबी हो जाते हैं, बिल्कुल लटके हुए, जैसे कि इस डायग्राम में नज़र आए। इसके अलावा हमारे पास मसल की एट्रॉफी हो जाती है, और स्पेसिफिक एट्रॉफी को हम कहते हैं डीनर्वेशन एट्रॉफी। एट्रॉफी का सिंपली मतलब होता है डिक्रीज इन द साइज। जब मसल की न्यूरल स्टिमुलेशन खत्म हो जाती है, उसका साइज़ कम हो जाता है, दिस इज़ डीनर्वेशन एट्रॉफी। एक डिसयूज एट्रॉफी होती है। डिसयूज एट्रॉफी है कि आपने मसल को काफ़ी लंबे अर्से तक यूज़ नहीं किया, इसकी वजह से उसकी एट्रॉफी हो गई है। अब हमारे पास नॉर्मल मसल टोन तो मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क ही मेंटेन कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके ऊपर सुपर इम्पोज्ड होते हैं हमारे हायर ब्रेन सेंटर्स, यानी हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यानी हमारे अपर मोटर न्यूरॉन। उनके जो फाइबर्स होते हैं वाया द डिसेंडिंग ट्रैक्स, वो आके इसको या तो फैसिलिटेट करते हैं या इसको इनहिबिट कर रहे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स। तो वो कंट्रोल जो है वो इस मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क के ऊपर सुपर इम्पोज्ड होता है। देन अगेन यहाँ पे दोबारा से रेगुलेटरी रिसेप्टर्स का जिक्र किया हुआ है। अगेन वही मसल स्पिंडल है, गोल्जी टेंडन ऑर्गन है। गोल्जी टेंडन ऑर्गन का दूसरा नाम है न्यूरोटेंडिनस रिसेप्टर। मसल स्पिंडल ने टोन इंक्रीज़ करवानी है और जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन है उसने टोन डिक्रीज़ करानी है, उसका दूसरा नाम है न्यूरोटेंडिनस रिसेप्टर। उसके बाद वॉलंटरी मूवमेंट है। वॉलंटरी मूवमेंट सिंपली कोई भी डिज़ायर्ड मूवमेंट जो हम अपनी कॉन्शियसनेस में खुद सोच के परफॉर्म कर रहे हैं, गोल ओरिएंटेड मूवमेंट है, वो वॉलंटरी मूवमेंट है। और वॉलंटरी मूवमेंट को इनिशिएट करते हैं हमारे डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। अब डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स में हमारे पास इनिशिएट तो वही कर रहे हैं, बट कुछ सेंसरी इनपुट उसको इन्फ्लुएंस लाजमी कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पानी का ग्लास उठाना है, दिस इज़ अ वॉलंटरी मूवमेंट, बट आपको नज़र आ रहा होगा कि ग्लास कहाँ पे आपने तभी तो उठाना है उसको। आप सड़क पे जा रहे हैं, पीछे से आपको हॉर्न सुनाई देता है तो आप हॉर्न से साइड पर हो जाते हैं। वॉलंटरी मूवमेंट थी बट आपने सुना तभी आप साइड पर हुए। इसी तरह मसल्स, प्रॉपर रिसेप्शन, आपको अपनी पोजीशन का पता होगा तभी तो आप मूव करेंगे। इसके अलावा इसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं स्टोर्ड सेंसरी इन्फॉर्मेशन या मेमोरी। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि चलती गाड़ी से हाथ बाहर निकालेंगे तो किसी चीज़ से टकरा सकते हैं, तो आपको पता होगा तो आप नहीं निकालेंगे, ऑल्दो वो वॉलंटरी कंट्रोल में है आपके। इस तरह इमोशनल मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं। अगर कल पेपर है तो आप एक दिन पहले
ऑफकोर्स बुक खोलेंगे ना, वॉलंटरी मूवमेंट है बट स्टिल उसको इन्फ्लुएंस किया है मोटिवेशनल फैक्टर्स, इसी तरह इमोशनल फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। अब हमारे पास जो डिसेंडिंग पाथवेज हैं वो अपर मोटर न्यूरॉन से आ रहे होते हैं। अपर मोटर न्यूरॉन जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स और ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से फाइबर्स राइज करते हैं, उनको हम कहते हैं डिसेंडिंग पाथवेज, और वो आके लोअर मोटर न्यूरॉन्स को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। या तो खुद उनके साथ साइनैप्स कर लेते हैं या वो इंटर न्यूरॉन के साथ साइनैप्स करते हैं, देन इंटर न्यूरॉन्स उनके साथ साइनैप्स कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो मेजर पाथवेज डिसेंडिंग ट्रैक्स हैं ना, वो दो तरह के होते हैं, या तो वो पिरामिडल होते हैं या वो एक्स्ट्रा पिरामिडल होते हैं, और वो हमने उनको ये नाम क्यों दिया हुआ है वो आगे आ जाता है। बट जो पिरामिडल है ना, उसमें हमारे पास एंटीरियर लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स है। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स के बारे में आपने याद रखना है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी स्किल्ड प्रिसाइज मूवमेंट स्पेशली ऑफ द डिस्टल लिम्स, जैसे पियानो बजाना, हैंड राइटिंग, इस तरह के जो काम है ना वो सारे कराने हैं कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट से। तो दूसरे ट्रैक्ट्स होते हैं जैसे रूब्रोस्पाइनल हो गया, वेस्टिबुलोस्पाइनल हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन्होंने करानी होती है जस्ट बेसिक वॉलंटरी मूवमेंट, कोई भी सिंपल बट नॉट स्किल्ड वन, क्योंकि स्किल्ड और हाईली प्रिसाइज के लिए कॉर्टिकोस्पाइनल है, दूसरी बेसिक वॉलंटरी मूवमेंट के लिए सुप्रास्पाइनल है। इसके अलावा मसल टोन को की एडजस्टमेंट, जैसे मैंने बताया कि उसके ऊपर सुपर इम्पोज होता है सुप्रास्पाइनल कंट्रोल, तो वो इन्हीं दूसरे ट्रैक्ट्स के थ्रू हो रहा होता है। इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस आ रहे होते हैं बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम से। बेसल गैंग्लिया जो है ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है, और कोई डायरेक्टली अपने फाइबर लोअर मोटर न्यूरॉन को नहीं भेजता, बल्कि जो ऊपर वाले हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स और ब्रेन से यानी अपर मोटर न्यूरॉन से उनको भेजता है, एंड देन आगे वाला पाथवे सेम वही है जो पहले देखा है हमने। इस तरह सेरिबेलम है, ये भी डायरेक्टली नहीं स्टिमुलेट करता लोअर मोटर न्यूरॉन को, बट जो हायर ब्रेन सेंटर्स हैं जो हमारे अपर मोटर न्यूरॉन है उन तक इम्पल्सेस भेजते हैं, एंड देन वो नीचे लोअर मोटर न्यूरॉन को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। अब आगे अगेन पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स, जो हमारे एंटीरियर और लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स हैं उनको हम पिरामिडल ट्रैक्ट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जब वो डिसेंड कर रहे होते हैं और जब वो मेडुला के लेवल पे पहुंचते हैं तो उसके अपर एंटीरियर पार्ट में वो एक एलिवेशन बना रहे होते हैं विच लुक्स लाइक अ पिरामिड, इसलिए हम इन दोनों को पिरामिडल ट्रैक्ट्स बोलते हैं। इनके अलावा जितने ट्रैक्ट्स हैं वो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स हैं, यानी रूब्रोस्पाइनल, वेस्टिबुलोस्पाइनल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो हमारे पिरामिडल ट्रैक्ट्स हैं यानी कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी प्रिसाइज स्किल्ड फाइन मूवमेंट्स स्पेशली इन्वॉल्विंग द डिस्टल लिम्स, यानी पियानो बजाना, हैंड राइटिंग, इस तरह के काम। एक्स्ट्रा पिरामिडल दूसरे जो काम बेसिक वॉलंटरी मूवमेंट्स उनके लिए रिस्पॉन्सिबल, बट है दोनों वॉलंटरी के लिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसके अंदर अपर मोटर न्यूरॉन लियन। अब तक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ना, टेबिस डोर्सालिस था फर्स्ट एंड सेकंड इंपॉर्टेंट, ये जो बीच की बातें हैं दे आर जस्ट जनरल बातें जो आप MCQs में या वैसे आपको कॉन्सेप्ट के लिए पता होनी चाहिए। अब अपर मोटर न्यूरॉन लियन जब भी होते हैं, यानी जो हमारे कॉर्टेक्स में न्यूरॉन्स प्रेजेंट है या ब्रेन स्टेम में, या उनसे आने वाले जो फाइबर्स है डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स वो डैमेज होते हैं, तो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर्स प्रेजेंट करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास लियन होता है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट का या पिरामिडल ट्रैक्ट का, तो हमारे पास सबसे पहले बेबिंस्की साइन है। बेबिंस्की साइन से पहले आपको पता होना चाहिए नॉर्मल प्लांटर फ्लेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है। अगर हम स्किन ऑफ द सोल को जेंटली स्ट्रोक करते हैं, स्ट्रोक मतलब जनरली आप जेंटली प्रेशर अप्लाई करें लैटरल बॉर्डर ऑफ द सोल ऑफ द फुट पे विद द हेल्प ऑफ एनी ब्लंट ऑब्जेक्ट और एनी आइसक्रीम स्टिक, आप उसको मूव करें ऊपर की तरफ, एंड देन जैसे ही आप ऊपर जाते जाते आप उसको टर्न कर जाएं टुवर्ड्स द मिडल टार्सोफेरेंजियल जॉइंट, तो नॉर्मल हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है कि हमारे पास फ्लेक्शन हो जाती है टोज़ की। फ्लेक्शन का मतलब है मूवमेंट टुवर्ड्स द सोल ऑफ द फुट, ये नॉर्मल है एडल्ट्स के अंदर। बच्चों में हमारे पास क्या होता है, या अगर हमारे पास कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट का लियन हो जाए तो क्या होगा, उसमें हमारे पास जो बिग टो है उसकी डॉर्सी फ्लेक्शन होगी, यानी वो ऊपर की तरफ फ्लेक्स करेगा और जो रिमेनिंग टोज हैं वो फैन आउट कर जाएंगे। अब एडल्ट्स में अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट का लियन है। जो 1 साल की उम्र तक के बच्चे होते हैं ना, उनमें ये नॉर्मल होता है क्योंकि उनमें ना कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की माइलिनेशन नहीं हुई। अगर माइलिनेशन नहीं हुई ना उस ट्रैक्ट की, इसका मतलब ये है कि उसके थ्रू इम्पल्सेस रैपिडली नहीं आ रही, और जो दूसरे ट्रैक्ट्स होते हैं ना वो डोमिनेट कर जाते हैं। इसी तरह जब लियन होती है तब भी यही हो रहा होता है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू इम्पल्सेस आ नहीं रही होती, जो दूसरे ट्रैक्ट्स हैं वो डोमिनेट कर जाते हैं, एंड वो ये वाली मूवमेंट कराते हैं जिसमें हमारे पास डॉर्सी फ्लेक्शन हो रही है और जो दूसरे टोज हैं वो फैन आउट कर रहे हैं। यहाँ पे जो पहले वाला है वो नॉर्मल प्लांटर रिस्पॉन्स है, और जो सेकेंड वाला है वो तब है जब हमारे पास कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट का लियन हो गया हुआ है। दिस इज़ नोन एज बेबिंस्की साइन। मैकेनिज़्म यही है कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ने नॉर्मल प्लांटर फ्लेक्शन करानी थी, अगर वो डैमेज हो गया वह दूसरे ट्रैक्ट्स जो दूसरे डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं वो डोमिनेट कर जाते हैं, और हमारे पास डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ ग्रेट टो एंड जो रिमेनिंग टोज हैं वो फैन आउट कर जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास सुपरफिशियल एब्डोमिनल रिफ्लेक्स का लॉस हो जाता है। सुपरफिशियल एब्डोमिनल रिफ्लेक्स इससे मिलता जुलता है, ये आपने अगेन स्ट्रोक करना है स्किन ऑफ द एब्डोमेन को लैटरल टू मीडियल। जब ऐसा करते हैं तो हमारे जो एब्डोमेन के
मसल्स है सुपरफिशियल, उनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है जो कि हमें फील भी होती है। लेकिन इस केस में अगर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डैमेज है तो वो मूवमेंट नहीं होगी। अब रिफ्लेक्स है ना, रिफ्लेक्स आर्क आपको पता है वो स्पाइनल कॉर्ड से आता है। सो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर रिफ्लेक्स आर्क स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर है तो लोअर मोटर न्यूरॉन लियन इन्वॉल्व होना चाहिए, अपर में क्यों हो रहा है? अपर में इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है वो इसको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। इस रिफ्लेक्स आर्क में हमारे पास जो एफरेंट और ईफरेंट है ना, उसके बीच में हमारे पास एक इंटर न्यूरॉन आता है, उसके ऊपर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट एक्ट करके उसको फैसिलिटेट या इनहिबिट करने का काम कर रहा होता है। अब इस केस में क्योंकि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट हो गया हुआ डैमेज, तो हमारे पास ये सुपरफिशियल एब्डोमिनल रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है। इसी तरह से कीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स भी एब्सेंट होता है। कीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स मेल्स में होता है कि मेल्स में अगर आप उनकी जो थाई की मीडियल एस्पेक्ट की स्किन है उसको जेंटली स्ट्रोक करते हैं इन द सेम मैनर, तो कीमेस्ट्रिक मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है एंड टेस्टिस दे मूव अपवर्ड। इस केस में एफएन फाइबर जाते हैं L1 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, अगेन वहाँ पे एक इंटर न्यूरॉन एंड देन आगे एंटीरियर मोटर न्यूरॉन के साथ वो साइनेप्स करेगा और वहाँ से ईफरेंट फाइबर्स आके कीमेस्ट्रिक मसल को सप्लाई करेंगे और कॉन्ट्रैक्शन होगी। अगेन यहाँ पे कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की वजह से, अब क्योंकि वो डैमेज हो गया हुआ है, उसका एक्साइटेटरी इनपुट आ नहीं रहा है, इस वजह से रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा। इसके अलावा मैंने 3-4 बार रिपीट किया कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट फाइंड वॉलंटरी स्किल्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पेशली द डिस्टल लिम्स जैसे पियानो बजाना, हैंड राइटिंग। तो अब कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट का लियन हो गया, इसलिए ये वाली मूवमेंट परफॉर्म नहीं हो सकती। अब यह है कि लियन हो जाएगा दूसरे डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स की अदर देन कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स यानी एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स, तब हमारे पास क्लिनिकल साइड में सीवियर पैरालिसिस होगा। बट यहाँ पे बात ये है कि अगर एट्रोफी होती है ना तो वो डिसयूज एट्रोफी होगी, वो डीनर्वेशन एट्रोफी नहीं होगी। डीनर्वेशन एट्रोफी इसलिए नहीं होगी क्योंकि डीनर्वेशन एट्रोफी यहाँ पे नहीं सकती क्योंकि मसल टोन मेंटेन रहती है ड्यू टू मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क। मोनोसाइनेप्टिक है, बीच में कोई इंटरन्यूरॉन था ही नहीं, तो इसलिए इस वजह से डिसेंडिंग ट्रैक्ट ने उसको उस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं किया। बट डिसयूज एट्रोफी हो सकती है, अगर आप मसल को लंबे तक यूज़ नहीं करेंगे देन उसकी एट्रोफी हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास स्पैस्टिसिटी या हाइपरटोनिसिटी होगी। हाइपरटोनिसिटी का मतलब है कि टोन बढ़ जाएगी। अब टोन बढ़ती है ना तो हमारे पास दो कंडीशन हो सकती है, या तो हमारे पास स्पैस्टिसिटी हो सकती है, हमारे पास रिजिडिटी हो सकती है। स्पैस्टिसिटी रिजिडिटी दोनों में टोन इंक्रीज़ करती है, बट डिफरेंस ये है, फॉर एग्जांपल आपका आर्म है, आर्म का एक फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है, एक एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है। अगर सिर्फ फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के मसल्स की हाइपरटोनिसिटी हो रही है ना, दिस इज स्पैस्टिसिटी। अगर सिर्फ एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के मसल्स की हाइपरट्रॉफी हो रही है, दिस इज स्पैस्टिसिटी। बट अगर दोनों कंपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो जाए ना, दिस इज रिजिडिटी। अब आप एल्बो जॉइंट पे मूवमेंट नहीं कर सकते, पूरा आर्म आपका जो है ना वो रिजिड हो चुका है, दिस इज रिजिडिटी। अब इस केस में हमारे पास जो लोअर लिम्स हैं वो एक्सटेंड हो जाते हैं, अपर लिम्स फ्लेक्स हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट से उनका भी सप्लाई करने का एक स्पेसिफिक पैटर्न था। जैसे रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट वो अपर लिम्ब की फ्लेक्शन करवा रहा था, कुछ दूसरे ट्रैक्ट से जैसे वेस्टिबुलोस्पाइनल एक्सेट्रा वो लोअर लिम्ब की एक्सटेंशन के साथ रिस्पॉन्सिबल थे। तो इस वजह से हमारे पास उनके लॉस की वजह से कुछ स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास लोअर लिम्ब एक्सटेंडेड होता है और अपर लिम्ब फ्लेक्सड होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो डीप रिफ्लेक्सेस होते हैं ना वो एग्जैजरेट कर जाते हैं, क्योंकि जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स है वो यूजुअली इनको इनहिबिट कर रहे थे। अब क्योंकि डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स खत्म हो गए हुए हैं, उनका डैमेज हो गया हुआ है, तो ये जो डीप रिफ्लेक्सेस हैं ये एग्जैजरेट कर जाएंगे। इस तरह क्लोनस होता है। क्लोनस ये है कि जब भी हमने रिफ्लेक्सेस को टच करना होता है, रिफ्लेक्सेस को टेस्ट करना होता है ना, तो हम उसको स्टिमुलेट करते हैं, जिसे जेंटली टैप करते हैं तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो हमें पता चल जाता है कि ठीक है रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। क्लोनस ये होता है कि जब हमने ये काम किया ना तो उसके थोड़ी देर बाद जो हमारा वो सेगमेंट होता है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, विच इज़ नोन एज क्लोनस। तो इस केस में एग्जैजरेटेड डीप रिफ्लेक्स होंगे और क्लोनस प्रेजेंट होगा, यानी जब आप टैप करेंगे एक तो डीप रिफ्लेक्स एग्जैजरेट है, दूसरा वो हिस्सा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही होगी मसल की। इसके अलावा क्लास्प नाइफ रिएक्शन है। क्लास्प नाइफ रिएक्शन ये है कि अगर आप पैसिव मूवमेंट कराते हैं, फॉर एग्जांपल उस बंदे का आर्म है, आप उसका अपर लिम्ब पकड़ते हैं और आप एल्बो जॉइंट पे मूवमेंट करवा रहे हैं, आप फोर आर्म को टुवर्ड्स आर्म मूव करवा रहे हैं, तो इनिशियली तो आपको ना बहुत हाइपरटोनिसिटी की वजह से आपको बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा होगा, मूवमेंट हो ही नहीं रही होगी। बट जैसे ही आप 80 to 90% मूवमेंट कर लेंगे ना, एंड पे अचानक से वो बाजू अपने आप खुद ही पीछे चले जाएगा, आपको इतनी एफर्ट नहीं लगानी पड़ेगी। दिस इज़ क्लास्प नाइफ रिएक्शन, और ये गोल्जी टेंडन ऑर्गन मीडिएटेड इनहिबिशन की वजह से हो रही थी। बार बार आपने जोर लगाया तो टेंशन बढ़ी, गोल्जी टेंडन ऑर्गन ने इनहिबिट किया, जो टोन थी वो अचानक से कम हो गई और आर्म अपने आप मूव कर गया, फोर आर्म टुवर्ड्स आर्म मूव कर गया। दिस इज़ नोन एज क्लास्प नाइफ रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट ये कि जो हमारे पास लियन होती है ना वो स्पेसिफिक नहीं होती कि सिर्फ पिरामिडल ट्रैक डैमेज होगा या एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक डैमेज होगा, वो मिक्सड होती है। जो साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि कौन सा ट्रैक ज़्यादा डैमेज है, उस बेसिस पे हमारे पास फिर वेरिंग डिग्रीज ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे होते हैं।
इसके अलावा लोअर मोटर न्यूरॉन की लियंस, अगर लोअर मोटर न्यूरॉन्स यहीं जो स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर ग्रे कॉलम में प्रेजेंट होते हैं, उनका लियन होता है, तो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं, कुछ स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर्स। और इसके कॉमन कॉज क्या हो सकते हैं? ट्रॉमा हो सकता है, इन्फेक्शन जैसे पोलियोमाइलाइटिस, वास्कुलर डिसऑर्डर है यानी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, उसकी वजह से कुछ डिजनरेटिव डिजीज़ हैं जो न्यूरॉन्स की डिजनरेशन हो रही है। इसके अलावा न्यूप्लाज्म्स या ट्यूमर्स, इन केसेस में हमारे लोअर मोटर न्यूरॉन्स हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। इनमें जो हमारे पास फीचर्स आएंगे उनमें हमारे पास फ्लैसिड पैरालिसिस होगा। फ्लैसिड पैरालिसिस मसल एक तो पैरालाइज्ड हो गए हैं, दूसरा टोन ख़त्म, एकदम सॉफ्ट फ्लैबी और लटके हुए मसल्स होंगे, मसल की एट्रोफी हो जाएगी, दिस इज डीनर्वेशन एट्रोफी। रिफ्लेक्सेस ख़त्म हो जाएंगे, सारे रिफ्लेक्सेस ख़त्म होंगे, सुपरफिशियल भी डीप भी, क्योंकि रिफ्लेक्स के लिए मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आ गया, पॉलीसाइनेप्टिक भी था, तो लोअर मोटर न्यूरॉन तो इन्वॉल्व था, उसका पार्ट था, लोअर मोटर न्यूरॉन ख़त्म तो पूरा रिफ्लेक्स आर्क ख़त्म, सुपरफिशियल भी गए, डीप भी गए। इसके अलावा हमारे पास वेसिकुलेशंस हो रही होंगी। वेसिकुलेशंस कहते हैं इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मसल फाइबर्स को, और ये तब होती है जब हमारे पास डिस्ट्रक्शन या तो स्लो हो या पार्शियल हो, यानी कुछ हो गए हुए अभी कुछ बचे हुए हैं, अब जो बचे हुए हैं वो एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स शो करा रहे हैं और हमारे पास कॉन्टिन्यूसली इनवॉलंटरी अपने आप ही ना मतलब कॉन्ट्रैक्शन होती जा रही है, क्योंकि अगर कंप्लीट होती फिर तो कॉन्ट्रैक्शन होनी नहीं थी ना, कंप्लीट पैरालिसिस होना था। अगर स्लो या पार्शियल है तो हमारे पास वेसिकुलेशंस होंगी। इसके अलावा मसल कॉन्ट्रैक्चर में ये कि अगर हमारे पास जो पैरालाइज्ड एक मसल पैरालाइज्ड हो गया तो जो अनपैरालाइज्ड मसल्स होंगे उनका एक्शन अनअपोज्ड रह गया, जिस वजह से शॉर्टनिंग हो जाएगी एंटागनिस्ट मसल्स की। इसके अलावा रिएक्शन ऑफ डिजनरेशन एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स होता है ऑफ मसल आफ्टर लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज। इसमें हम मसल को खुद से इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दे रहे होते हैं एंड देन उसका रिस्पॉन्स चेक कर रहे होते हैं। हमने हमारे पास दो तरह के करंट्स होते हैं, फेरेडिक करंट और गिल्वेनिक करंट। गिल्वेनिक करंट डायरेक्ट करंट होता है और फेरेडिक वाला ये ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। फेरेडिक करंट हम दे रहे होते हैं, जब भी हम करंट देंगे ना कॉन्ट्रैक्शन होनी है। फेरेडिक करंट जब हम दे रहे हैं और कॉन्ट्रैक्शन हो रही है इसका मतलब नर्व इंटैक्ट है, क्योंकि हम ये नर्व की एंडिंग पे दे रहे होते हैं। गिल्वेनिक करंट में हम डायरेक्टली मसल को स्टिमुलेट करते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है इसका मतलब मसल इंटैक्ट है। अगर लोअर मोटर न्यूरॉन की लियन हो गई है ना और आफ्टर 7 days फेरेडिक करंट को कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। इसी तरह से उस टाइम पे ना गिल्वेनिक करंट को रिस्पॉन्स आ रहा होगा, यानी अगर आप नर्व एंड को स्टिमुलेट कर रहे हैं मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर हमने मसल को स्टिमुलेट किया डायरेक्टली रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन अगर 10 दिन हो गए हैं लियन को यानी आफ्टर 10 days तो किसी को भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। फेरेडिक को तो पहले नहीं कर रहा था, अब गिल्वेनिक को भी नहीं करेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ डीनर्वेशन एंड ट्रॉफी मसल की ट्रॉफी होना स्टार्ट हो गई, इसलिए अब डायरेक्ट को भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। यानी अब पहले नर्व इन्वॉल्व हुई थी, अब साथ मसल भी इन्वॉल्व हो गया है। दिस लॉस ऑफ एक्साइटेबिलिटी इज कॉल्ड रिएक्शन ऑफ डिजनरेशन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ पैरालिसिस। और पैरालिसिस की टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द रीजन इन्वॉल्व। अगर हमारे पास हाफ साइड ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व नहीं, वन साइड इन्वॉल्व हो रही है, एक साइड का अपर लिम्ब लोअर लिम्ब और उस साइड का एक ट्रंक, दिस इज नोन एज हेमीप्लेजिया। यहाँ पर जो सेंटर में शो किया हुआ है। अगर हमारे पास सिर्फ एक लिम्ब इन्वॉल्व हो रही है, या तो अपर लिम्ब हो जाए या लोअर लिम्ब, दिस इज मोनोप्लेजिया। अगर कोरिस्पॉन्डिंग लिम्स इन्वॉल्व है यानी राइट और लेफ्ट दोनों अपर लिम्ब इन्वॉल्व हो जाएं, दिस इज डायप्लेजिया। अगर राइट एंड लेफ्ट दोनों लोअर लिम्स इन्वॉल्व हो जाएं, दिस इज पैराप्लेजिया। बट अगर लोअर लिम्स दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं एंड लोअर पार्ट ऑफ द थॉरैक्स विद लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन एज वेल, दिस इज नोन एज पैराप्लेजिया। और अगर हमारे पास सारे लिम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, दिस इज नोन एज क्वाड्रिप्लेजिया। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप ऑफ मस्कुलर साइंस एंड सिम्टम्स टू नर्वस सिस्टम लियंस। अब मसल्स हमारे पास दो तरह की साइंस शो करते हैं, क्योंकि मसल के पास हैं ही दो चीज़ें, एक तो मसल के पास टोन होती है, दूसरा उन बेचारे ने मूवमेंट करानी होती है। तो टोन एबनॉर्मल का मतलब है या तो टोन ज़्यादा हो जाएगी या टोन कम हो जाएगी, या तो हाइपोटोनिया हो जाएगा या हाइपरटोनिया हो जाएगा। हाइपोटोनिया कब होगा? जब हमारा रिफ्लेक्स आर्क, जो हमारा मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क था, वो किसी भी पॉइंट पे डैमेज हो गया तो हमारे पास टोन कम हो जाएगी। इसके अलावा सेरिबेलर डिजीज़ में भी हमारे पास हाइपोटोनिया हो जाता है। हाइपरटोनिया ये कि मसल की टोन बढ़ गई है और उसमें या तो स्पैस्टिसिटी हो सकती है, रिजिडिटी हो सकती है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। इस केस में लियन होता है अपर मोटर न्यूरॉन का या डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स का, यानी लोअर मोटर न्यूरॉन नहीं इन्वॉल्व, अपर मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व है। जब लोअर मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व थे हाइपोटोनिया, जब अपर मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व थे हाइपरटोनिया यानी इंक्रीज टोन। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर अगर कोई इरिटेशन हो रही है, जैसे डिस्क प्रोलैप्स हो गया, वो डिस्क स्टिमुलेट करिए, इसको इरिटेशन करिए, देन हमारे पास हाइपोटोनिया हो सकता है। या फिर पेरिटोनाइटिस या इन्फ्लेमेशन की वजह से कोई चीज़ इरिटेट करिए, तो जब भी इरिटेशन होगी उस केस में हमारे पास हाइपोटोनिया होगा। लास्ट इज इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। इनवॉलंटरी मूवमेंट्स या एबनॉर्मल मूवमेंट्स हमारे पास एक है ट्रेमर्स। ट्रेमर्स है रिदमिक इनवॉलंटरी मूवमेंट, मसल की एक तो अपने आप मूवमेंट हो रही है, दूसरा एक स्पेसिफिक रिदम में हो रही है।
जैसे कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही होती है। सो इस केस में ट्रेमर, इसको हम ट्रेमर्स कहते हैं। ट्रेमर्स पार्किंसनिज्म में हमारे पास स्लो ट्रेमर्स होते हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस में फास्ट ट्रेमर्स होते हैं। इसके अलावा पार्किंसनिज्म में जो स्लो ट्रेमर्स है वो रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं। बंदे का हाथ नॉर्मली भी पड़ा हुआ है ना, वो काँप रहा होगा। एक्शन ट्रेमर या टेंशन ट्रेमर ये होते हैं कि नॉर्मली तो ट्रेमर नहीं हो रही, बट जैसे कोई मूवमेंट इनिशिएट की जाती है, मूवमेंट करने की कोशिश की जाती है, देन हमारे पास ट्रेमर्स हो। जैसे पानी का ग्लास उठाने के लिए जैसे इस बंदे ने हाथ मूव किया, फ़ौरन से ट्रेमर स्टार्ट हो गए। और ये हमारे पास होता है सेरिबेलर डिजीज़ के अंदर। अब स्पैज़्म क्या होता है? स्पैज़्म होता है सडन इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन, और स्पैज़्म जो है वो सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन होती है, जैसे मसल क्रैम्प्स में होता है। ट्रेमर में ये कि वाइब्रेशन टाइप मूवमेंट होती है। नेक्स्ट इज एथिडोसिस। एथिडोसिस कॉन्टीन्यूस स्लो डिसरिथमिक मूवमेंट है, कोई स्पेसिफिक रिदम नहीं है इसका, और इसकी वजह से हम वॉलंटरी मूवमेंट बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, और ये यूजली ड्यूरिंग स्लीप डिसअपेयर हो जाते हैं, क्योंकि ये होती है ड्यू टू लीन द कॉर्पस स्ट्राइटम, और उसका जो स्पेसिफिक पार्ट होता है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ड्यूरिंग स्लीप वो डिप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास ड्यूरिंग स्लीप हमें रिलीफ मिल जाता है फ्रॉम एथिडोसिस। इसके अलावा कोरिया और एथिडोसिस में डिफरेंस ये, कोरिया भी लियन कॉर्पस स्ट्राइटम में ही हो रहा होता है। कॉर्पस स्ट्राइटम इज अ पार्ट इन द अपर सेंटर्स, बट कोरिया में ये होता है कि कॉन्टीन्यूस रैपिड और जर्की मूवमेंट हो रही होती है, और ये ड्यूरिंग स्लीप भी हो रही होती है, ड्यूरिंग स्लीप ख़त्म नहीं होती। डिस्टोनिया होता है सस्टेन कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ हाइपरटोनिक मसल्स। एक तो मसल की हाइपरटोनिसिटी हुई है, मसल बिल्कुल रिजिड एकदम हार्ड हुए हैं, दूसरा सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन है जिसकी वजह से बिजार पोस्चर है, अपर लिम में और लोअर लिम में और अजीब सा पोस्चर बना हुआ है, दिस इज डिस्टोनिया, और इसमें लियन हो रही होती है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस पे। इसके अलावा मायोक्लोनस है। मायोक्लोनस में सडन आइसोलेटेड मसल कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती हैं यूजुअली ऑफ द लिम्स, और इसमें हमारे पास लियन होती है रेटिकुलर फॉर्मेशन में या सेरिबेलम में। और मायोक्लोनस ड्यूरिंग स्लीप फिजियोलॉजिकली भी हो रही होती है। अक्सर हमने देखा है कि रात को सोते हुए हम फ़ौरन से हम काँपते और हम उठ जाते हैं, दिस इज़ मायोक्लोनस। उसके बाद लास्ट इज हेमिबलिस्मस। हेमिबलिस्मस ये कि बॉडी की एक साइड पे ना सडन और वायलेंट कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ये बहुत रेयर होता है, और इसके अंदर यूजुअली प्रॉक्सिमल लिम्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, लिम्स एकदम वाइडली मूव कर रहे होते हैं इन ऑल द डायरेक्शंस, और यूजुअली एक साइड इन्वॉल्व हो रही होती है। इसमें लिए होता है कॉन्ट्रालैटरल सबथैलेमिक न्यूक्लियस के अंदर। अब ये जो मूवमेंट्स है ना, इनके लिए मैं एक वीडियो ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, उससे आपको समझ आ जाएगा कि ये मूवमेंट हो किस तरह से नहीं, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं आपको ज़्यादा अच्छी समझ नहीं आएगी।